ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है मोह, वासना और उन सीमाओं की जिन्हें पार करने की कीमत कभी कोई नहीं चुका पाता। बाहर से सजी सवरी जिंदगी जीने वाली एक महिला की कहानी, जो देखने में एक आदर्श पत्नी, एक स्नेही मां और एक सम्मानित परिवार की बहू थी। लेकिन किसी ने नहीं जाना कि उस मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरी चाह, एक बेचैनी और एक अनकही कहानी पल रही थी। फिर उसकी जिंदगी में आया एक नौजवान जो सिर्फ 10 साल छोटा था, लेकिन भावनाओं के खेल में कहीं ज्यादा गहरा उतर चुका था। दोनों के रास्ते टकराए और फिर जो शुरू हुआ वो धीरे धीरे इश्क, जुनून और अपराध की भूल भुलैया में बदल गया। 9 जून 2025 की सुबह बेंगलुरु के एक होटल की तीसरी मंजिल से उठी एक बदबू ने इस शहर को हिला दिया। दरवाजा खुला और एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। कौन थी वो महिला? क्या था उसके रिश्ते का सच? और क्यों उस रिश्ते का अंत खून में लिखा गया? चलिए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी बेंगलुरु की है। साल 2025 की एक सुनहरी सुबह थी। बेंगलुरु का वनशंकरी इलाका हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। इसी इलाके में रहती थी हरिणी गौड़ा, जिसे देखकर किसी को भी लगता कि उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है। एक सधी सवरी महिला जिसकी मुस्कान में आत्मविश्वास झलकता था। उसका घर खुशहाली से भरा हुआ था। पति HP दास गौड़ा एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार से थे, जिन्होंने हरिणी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी 2 प्यारी बेटियां थी, एक 13 साल की और दूसरी 10 साल की। लेकिन हर परफेक्ट तस्वीर के पीछे कुछ अनकही परतें होती है। करीब 3 साल पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हरिणी की मुलाकात यशस से हुई थी। यशस बेंगलुरु के ही केंद्रीय इलाके में रहता था और पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। उसका आत्मविश्वास, बात करने का ढंग और उसकी सहज मुस्कान, सब कुछ हरिणी को मोह लेने वाला था। हरिणी, जो अब 36 की थी, नहीं जानती थी कि उस दिन की साधारण सी मुलाकात उसकी जिंदगी का रुख बदल देगी। यशस मात्र 25 साल का था, ऊर्जा और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ। दोनों के बीच की उम्र का फर्क लगभग 10-11 साल का था, लेकिन भावनाओं के मामले में शायद ये दूरी उतनी मायने नहीं रखती थी। हरिणी की जिंदगी एक सुरक्षित दायरे में बंद थी। पति, बच्चे, परिवार और सामाजिक मर्यादाएं। लेकिन यशस ने उसके भीतर छिपी उस अनसुनी चाहत को छू लिया जिसे शायद वो खुद भी भूल चुकी थी। वो खुद को फिर से जीवंत महसूस करने लगी, जैसे किसी ने उसकी रुकी हुई सांसों को फिर से बहा दिया हो। वहीं यशस भी हरिणी की परिपक्वता और उसकी कोमलता से प्रभावित हुआ। उसे हरिणी में एक ऐसा सुकून मिला जो उसकी उम्र की लड़कियों में नहीं था। दोनों के बीच धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी किसी कैफे में, कभी किसी मंदिर के पास, तो कभी बस सड़क किनारे खड़े होकर बातें करते करते वक्त बीत जाता। शहर के भीड़ भाड़ के बीच 2 जिंदगियां एक दूसरे की तरफ खिंचती चली जा रही थी, बिना किसी वादे के, लेकिन एक अनकहे एहसास के साथ। हरिणी को भी उसकी नजरों की भाषा समझ आ गई थी। दोनों के बीच एक अनकहा सा जुड़ाव बन गया। मुस्कुराहटों में बातचीत शुरू हुई, नाम पूछे गए, कुछ हल्की फुल्की बातें हुई और फिर नंबर भी एक्सचेंज हो गए। धीरे धीरे मैसेज से बातें शुरू हुई, जो हर दिन थोड़ी और गहरी होती चली गई। अब दोनों के दिन की शुरुआत और अंत एक दूसरे के मैसेज से ही होने लगी थी। बातचीत में वो अपनापन था जो किसी पुराने रिश्ते जैसा लगता था। अब सिर्फ फोन पर बातें करना काफी नहीं रहा। दोनों के दिल मिलने की ख्वाहिश करने लगे। एक दिन उन्होंने मिलने का फैसला किया। होटल के एक सुकून भरे कोने में वे आमने सामने बैठे। पहली बार इतने पास थे, फिर भी मन में अजीब सी दूरी, एक कसक, एक खामोश चाहत थी। बातों बातों में समय गुजर गया और उस दिन उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जहां दिल की आवाज ने दुनियावी दीवारों को पीछे छोड़ दिया। अब वो अक्सर मिलने लगे। हर 2-3 दिन में कोई न कोई बहाना बन ही जाता। साथ में वासना का खेल खेलते। हर मुलाकात में उनके बीच का जुड़ाव और गहरा होता गया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की आदत लग गई थी। हरिणी की बातों में, उसके अंदाज में, उसकी मौजूदगी में यशस को एक अलग ही अट्रैक्शन महसूस होता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि हरिणी शादीशुदा है या उसके 2 बच्चे हैं।
उसे तो सिर्फ हरिणी का साथ चाहिए था। उसे अब उन मुलाकातों की आदत हो चुकी थी जहां वो अपने आप को बिना किसी बंधन के खुलकर जी पाती थी। धीरे धीरे उसके दिन और बहाने बदलने लगे। कभी किसी काम का हवाला देकर तो कभी बिना बताए वो घर से बाहर निकल जाती। दासगौड़ा, जो अब तक अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, उसके इस बदलते व्यवहार से बेचैन रहने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो है जो सही नहीं है। उसने हरिणी पर ध्यान देना शुरू किया, उसके फोन कॉल्स, उसके बाहर जाने का समय और उसकी बेचैनी तक पर। एक दिन जब हरिणी घर पर नहीं थी, दास गौड़ा से रहा नहीं गया। उसने उसका फोन उठाया और व्हाट्सएप खोल लिया। स्क्रीन पर जो उसने देखा, उससे उसके भीतर सब कुछ हिल गया। यशस नाम के एक युवक से लगातार होती बातचीत, सैकड़ों संदेश, कुछ बेहद निजी, कुछ भावनाओं से भरे हुए। कुछ मैसेज ऐसे थे जिससे साफ लग रहा था कि उनके बीच शारीरिक रिश्ता भी बन चुका है। दास गौड़ा की आंखों में अविश्वास और दर्द दोनों उमड़ आए। उसे याद आया कि उसने हरिणी को कभी किसी चीज की कमी नहीं दी थी, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। गुस्से और पीड़ा से भरे दिल के साथ उसने उसी शाम हरिणी से सवाल किया, ये सब क्या है हरिणी? हरिणी चौंक गई, पर अगले ही पल खुद को संभाल लिया। उसकी आवाज में डर छिपा था, लेकिन शब्दों में सख्ती। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। दास गौड़ा कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में विश्वास और शक की लकीरें एक साथ थी। आखिर में उसने अपने मन को समझा लिया, शायद वो गलत सोच रहा है, और उस वक्त के लिए उसने हरिणी पर फिर से भरोसा कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दास गौड़ा ने अपने शक को सच साबित होते देखा। उसने सबूत जुटा लिए थे, कॉल रिकॉर्ड, चैट्स और यहां तक कि हरिणी की मुलाकातों की जानकारी भी। अब उसके पास सब कुछ था जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। उसने एक शाम हरिणी को सामने बिठाया और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हरिणी, अब बहुत हो गया। तुम्हें यशस से हर रिश्ता खत्म करना होगा, और अब से तुम बार बार घर से बाहर नहीं जाओगी, नहीं किसी स्ट्रेंजर से जरूरत से ज्यादा बात करोगी। हरिणी चुप रही। उसकी आंखें झुकी थी, लेकिन मन के भीतर क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था, न उसका पति, न उसका परिवार। उस रात के बाद घर में सन्नाटा छा गया। हरिणी जैसे अपने ही भीतर खो गई थी। फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन उसकी बेचैनी अब आंखों में साफ दिखने लगी थी। फिर आया 9 जून 2025। सुबह का वक्त था। बेंगलुरु के ओवायो होटल की तीसरी मंजिल से एक तेज, अजीब सी बदबू आने लगी। सुबह लगभग 10 बजे एक वेटर ने यह बात होटल मैनेजर को बताई। मैनेजर ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने 2 कर्मचारियों को साथ लिया और डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। कमरे की फर्श पर एक महिला खून में लथपथ पड़ी थी। कमरा बिखरा हुआ था और चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी थी। कुछ ही देर में सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन की टीम वहां पहुंच गई। कमरे की बारीकी से जांच शुरू हुई। हर चीज को सावधानी से देखा गया। होटल के कमरे में पड़ी महिला की पहचान जल्द ही सामने आ गई। पुलिस को कमरे में एक हैंडबैग मिला जिसमें आधार कार्ड और मोबाइल फोन रखा था। दोनों की जांच करने पर पता चला कि वो महिला हरिणी दास गौड़ा थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने उसके फोन का डाटा खंगालना शुरू किया। कॉल हिस्ट्री और हाल के संपर्कों में सबसे ऊपर एक नाम था, HP दास गौड़ा। जांच अधिकारियों ने तुरंत उस नंबर पर संपर्क किया। कुछ ही समय में दास गौड़ा होटल पहुंचा। दरवाजे के बाहर खड़े पुलिस अधिकारी ने जब उसे कमरे के भीतर पड़े शव की ओर इशारा किया तो दास गौड़ा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पहचान गया, वो उसकी पत्नी हरिणी थी। पुलिस ने औपचारिक पहचान दर्ज की और फिर कमरे की तलाशी ली। हर वस्तु को सावधानी से पैक किया गया, मोबाइल, कपड़े, पानी की बोतलें और कमरे की चाबी तक। सबूत इकट्ठा करके शव को केम हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम होना था। अब यह साफ था कि यह सामान्य मौत नहीं थी। कमरे की हालत, फर्श पर बिखरे सामान और हरिणी की स्थिति देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह हत्या का मामला है। सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई और जांच की दिशा तय हुई। सबसे पहले टीम ने होटल के CCTV फुटेज की पड़ताल की। फुटेज में 6 जून 2025 की सुबह का दृश्य दिखा। हरिणी होटल में दाखिल हो रही थी। उसके साथ एक युवक था। दोनों ने रिसेप्शन पर आकर रजिस्टर में एंट्री की और फिर लिफ्ट से ऊपर चले गए। होटल की बुकिंग उसी युवक के नाम पर थी जिसके साथ हरिणी को आखिरी बार देखा गया था। कमरे की रजिस्टर एंट्री और पार्किंग में खड़ी कार दोनों एक ही नाम पर दर्ज थे।
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि 7 जून 2025 की रात वही युवक अकेला होटल से बाहर निकला। वो अपनी कार लेकर गया, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। अब पुलिस का शक पुख्ता हो चुका था। मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने पर पाया गया कि उस रात यशस का फोन होटल के आसपास था और फिर अचानक सिग्नल गायब हो गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई की और 25 वर्षीय यशस को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई। पहले तो यशस चुप रहा, लेकिन जैसे जैसे सबूत उसके सामने रखे गए, होटल फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और हरिणी के मैसेज, उसकी आंखों की चमक मुरझा गई। आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि वही उस रात होटल में हरिणी के साथ था। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों के बीच कई महीनों से नजदीकी संबंध थे। लेकिन जब हरिणी के पति दास गौड़ा को इस बात की भनक लगी, तो उसने हरिणी पर सख्त नजर रखनी शुरू कर दी। घर से बाहर जाने, फोन पर बात करने, सब कुछ सीमित कर दिया गया था। हरिणी को लगा कि अब इस रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होगा। उसने यशस से साफ साफ कह दिया कि अब दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहेगा। लेकिन यशस इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके भीतर बेचैनी, गुस्सा और जुनून सब एक साथ उमड़ने लगे। हरिणी उसके लिए अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं रही थी, वो उसकी लत बन चुकी थी। वो उस जिंदगी को छोड़ने को तैयार नहीं था जिसमें उसे सब कुछ बिना किसी जिम्मेदारी के मिल रहा था। अब यशस का मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। हरिणी से दूर रहना उसके लिए असहनीय हो गया था। वो बार बार उसे फोन करता, संदेश भेजता, लेकिन हरिणी अब पूरी तरह चुप थी। उसने खुद को उससे दूर कर लिया था। न कोई कॉल, न कोई जवाब। कई दिनों की कोशिशों के बाद 5 जून 2025 को यशस ने एक लंबा संदेश भेजा। उसने लिखा, एक बार मिल लो, बस आखिरी बार, फिर जो भी फैसला लेना हो ले लेना, लेकिन एक बार आमने सामने बात कर लेते हैं। शुरू में हरिणी ने जवाब नहीं दिया, पर जब यशस ने लगातार जिद की, तब उसने अनिच्छा से मिलने के लिए हाँ कर दी। वो जानती थी कि यह रिश्ता अब उसके जीवन के लिए बोझ बन चुका है। घर में भी माहौल तनावपूर्ण था। दास गौड़ा और परिवार को अब इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। घर वाले उससे बार बार कह रहे थे, अब सब खत्म करो, यही बेहतर है। वहीं दूसरी ओर यशस लगातार दबाव डाल रहा था कि सबके खिलाफ जाकर भी रिश्ता बनाए रखो। दोनों तरफ से खिंचाव और तनाव के बीच हरिणी बिखरने लगी थी। आखिरकार उसने निश्चय किया, अब इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। उसने सोचा, एक बार जाकर सब कुछ साफ साफ कह देगी, ताकि यशस भी समझ जाए और वो खुद भी इस झंझट से मुक्त हो सके। 6 जून 2025 की सुबह हरिणी ने घर में कहा कि वो 2-3 दिन के लिए मायके जा रही है। दास गौड़ा ने बिना किसी शक के उसे जाने की इजाजत दे दी। हरिणी ने साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया और एक छोटा बैग लेकर घर से निकल गई। सड़क के किनारे पहुंचते ही उसने देखा, यशस अपनी कार में पहले से इंतजार कर रहा था। कुछ पलों के संकोच के बाद वो कार के दरवाजे की ओर बढ़ी, सीट पर बैठी और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। हरिणी और यशस पूर्ण प्रज्ञा हाउसिंग लेआउट इलाके के ओवायो होटल पहुंचे। ऐसा लगता था कि यशस ने पहले से ही वहां का कमरा बुक कर रखा था। रिसेप्शन पर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों तीसरी मंजिल के कमरे में चले गए। होटल रजिस्टर में उनका ठहरने का समय 2 दिनों का दर्ज था। दिन भर दोनों कमरे में रहे, बातें की, खाना खाया और शारीरिक संबंध बनाए। रात के वक्त माहौल शांत था, लेकिन उसी सन्नाटे में दोनों के बीच एक गंभीर बातचीत शुरू हुई। एक ऐसी बातचीत जिसने सब कुछ बदल दिया। हरिणी ने शांत स्वर में कहा कि अब वो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती। उसने साफ कहा कि ये अध्याय अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार और बच्चों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ये सुनकर यशस के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा कि वो इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता, वो हरिणी के बिना जी नहीं सकता। यहां तक कि उसने शादी करने की बात कह दी, लेकिन हरिणी दृढ़ थी। उसने साफ कहा, यह मुमकिन नहीं है यशस, अब हमें अलग होना ही होगा। बातचीत धीरे धीरे तीखी होने लगी। कमरे में तनाव फैल गया, भावनाएं अब नियंत्रण से बाहर जा रही थी। यशस का गुस्सा और बेचैनी उस पर हावी होने लगी। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ ही पलों में वो कमरे, जो कुछ घंटे पहले हंसी और बातों से भरा था, एक खामोश और भयावह जगह में बदल गया। उसने अपने बैग से चाकू निकाला और हरिणी पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि करीब 17 बार वार किया गया। हरिणी चीखती चिल्लाती जमीन पर गिर गई। कमरे की फर्श खून से भर गई थी। जब कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया तो यशस कुछ देर तक ठिठक कर खड़ा रहा। हरिणी की आवाज थम चुकी थी।
और उसी क्षण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। घड़ी की सुई 1:30 पर अटकी थी। हड़बड़ाहट में उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। सामान बिखरा हुआ था और हालात ऐसे थे कि कोई भी देख ले तो तुरंत समझ जाए कि यहां कुछ अनहोनी हुई है। यशस ने खुद को संभाला, दरवाजा ठीक से बंद किया और रिसेप्शन पर जाकर होटल मैनेजर से कहा, मैडम थकी हुई है, सो रही है, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, सुबह तक लौट आऊंगा। मैनेजर ने बिना शक किए सिर हिला दिया। यशस कार में बैठा और रात के अंधेरे में होटल से निकल गया। सुबह जब कमरे से तेज बदबू आने लगी तो होटल स्टाफ ने दरवाजा खोलकर जो देखा वो पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाला था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, सबूत इकट्ठे किए और हरिणी की पहचान की पुष्टि होने के बाद जांच शुरू कर दी। जांच टीम ने होटल के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन डेटा खंगाला। फोन सिग्नल्स ने साफ दिखाया कि हत्या की रात यशस वहीं मौजूद था और फिर सुबह तड़के होटल से निकल गया था। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से यशस की लोकेशन ट्रेस की और कुछ ही घंटों में उसे हिरासत में ले लिया। उसे सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उससे कई घंटों तक पूछताछ चली। पहले वो चुप रहा, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए, होटल फुटेज, कमरे की बुकिंग और मोबाइल डेटा, तब उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसके बयान के बाद पुलिस ने हरिणी के पति HP दास गौड़ा से औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने यशस के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत केस दर्ज किया। वारदात में इस्तेमाल की गई कार और हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए। पूरे मामले की जांच सुब्रमण्यपुरा पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरी की और केस को अदालत में प्रस्तुत किया। हरिणी की मौत ने बेंगलुरु शहर को हिलाकर रख दिया। एक ओर एक शिक्षित, सभ्य परिवार की महिला की त्रासदी थी, तो दूसरी ओर एक युवा युवक का अंधा जुनून, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। घर का सन्नाटा अब शब्दों से भारी हो गया था। जहां पहले हंसी की गूंज थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। समाज में इस घटना ने कई सवाल खड़े किए। क्या प्यार सिर्फ आकर्षण है? क्या रिश्तों की सीमाएं पार करने की कीमत इतनी भारी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई भी इंसान अपने भावनात्मक आवेग पर इतना अंधा हो सकता है कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाए? हरिणी की कहानी केवल एक अपराध की कहानी नहीं थी। ये उस नाजुक रेखा की कहानी थी जहां चाहत और जुनून के बीच की दूरी मिट जाती है और इंसान खुद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, अब तो लोग हत्या करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैम, सच में टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद के लिए बनी थी, लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। बहुत दुख की बात है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, सर ये घटना जहां मैं रहती हूं वहां से 10 किलोमीटर की है। आपने डिटेल से सुनाए। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, सूरज और आशीष ने आकांक्षा को क्यों मार दिया? अब उन्हें भी जेल में सड़ना पड़ेगा। सूरज उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिता सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी बुद्धि घास चरने गई थी? मैम, सही कहा। बिल्कुल समझ नहीं आता कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। गुस्सा या प्यार में अंधा होना किसी की जान लेने का कारण नहीं बन सकता। अब जो किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, जब दूसरी शादी कर ही ली थी तो अनुपमा को क्यों मारा? तलाक दे देता, बेचारी अनुपमा। उसके बच्चे तो अनाथ हो गए। मैम, बिल्कुल सही कहा। अगर रिश्ता नहीं निभा पा रहा था तो तलाक दे देता। हत्या कोई समाधान नहीं है। मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, दरिंदे ने कितनी क्रूरता से हत्या की, नरक में जाएगा। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई, सर ऐसे दरिंदों को इंसान कहने का भी हक नहीं। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, अ पर्सन कैन फॉल इन लव विद एनीवन, हाउएवर one must think realistically about what is right and what is wrong for us. Ma'am, that's true. Love can be powerful, but being realistic helps us make choices that are healthy and right for us in the long run. Ma'am, thank you very much for your support. स्मितल जी ने कमेंट किया है, अवैध संबंधों का कोई भविष्य नहीं होता।
इससे केवल धोखा, बर्बादी और मौत ही मिलती है। मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे रिश्ते सिर्फ दर्द और बर्बादी ही लाते हैं। कभी कभी हालात इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, पर सच्चाई यही है कि ऐसे रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ट्रू सोल्स बाय जैनेट नाम के आईडी से कमेंट आया है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है। फर्स्ट लाइक, कमेंट, व्यू, विवेक जी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। वंदना जी ने कमेंट किया है, कभी मेरा भी नाम ले लिया करो। सर, मैम, अगली बार आपका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शबन अजीज जी ने कमेंट किया है, जेलसी इज सच एन evil disease. All because the husband was sending money to his wife, as is her right, the mother got jealous. This is why a joint family can be a bad thing. Mothers need to know that, after marriage, your son has responsibilities to his wife and to Sharia, which cannot be changed. These women are not women but evil. They killed a pregnant mother and her daughter, and I hope they burn in hell. Ma'am, you're absolutely right. Jealousy can destroy families and lead people to commit terrible acts. A husband supporting his wife is not only his duty, but also her right. It's heartbreaking when envy blinds people to what's fair and just. May justice be served for the victims. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, आज आपने मेरे कल वाले कमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। और विवेक जी, आपकी कहानियां ज्यादातर औरतें ही सुनती हैं। कभी कभी पुरुषों को भी याद कर लिया कीजिए। और एक ही कहानी 2 बार सुनाने का कोई मतलब नहीं है। विवेक जी, सर, सच कहूं तो कल का कमेंट शायद नजर से रह गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगली बार कुछ नई कहानी और सबके लिए रखूंगा। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रिबेलियस अ क्रिएशंस नाम के आईडी से कमेंट आया है, वेरी सैड। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विनोद राजपूत जी ने कमेंट किया है, अब वॉइस गुड है विवेक, मेहनत को दिल से सपोर्ट है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोदनी क्लूनी जी ने कमेंट किया है, वो तो दादी थी और नवेद एक कौला बच्चा। हाउ कुड दे इवन थिंक ऑफ हैविंग अ फिजिकल रिलेशनशिप? विदाउट प्रिंसिपल्स एंड फियर ऑफ पनिशमेंट, सच डीमंस कंटिन्यू टू थ्राइव। सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। It's horrifying and deeply disturbing. People who cross such moral boundaries have lost all sense of humanity. There must be accountability and strong punishment to stop such behavior. सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। उषा इंडोरिया जी ने कमेंट किया है, नीच औरतों ने अपने गंदे चरित्र और घृणित पाप को छुपाने के लिए एक निर्दोष और गर्भवती लड़की को बेरहमी और बेशर्मी से मार डाला। इन्हें फांसी दी जानी चाहिए। मैम, ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। किसी निर्दोष और गर्भवती महिला के साथ ऐसा अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्याय अवश्य होना चाहिए ताकि ऐसे अपराध दोबारा न हो। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जे राठौर जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड। राठौर जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। पी सरिता जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर, I love your voice. Thank you so much. That's very kind of you. कल्पना जी ने कमेंट किया है, very sad. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। हैप्पी गर्ल व्यू नाम के आईडी से कमेंट आया है, वेरी नाइस स्टोरी। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तरुणा लेजेंड जी ने कमेंट किया है, आदमी को हिम्मत करके तलाक दे देना चाहिए था, कम से कम जान तो बच जाती। मैम, सच में जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। काश उसने वो कदम पहले ही उठा लिया होता। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। वेंकटेशन आयंगर जी ने कमेंट किया है, गुड प्रेजेंटेशन। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अविदा खातून जी ने कमेंट किया है, इतनी गंदी औरतें। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ब्रिजेश राव जी ने कमेंट किया है, ऐसे ही हमारे समाज में कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज शोषण का शिकार होता जा रहा है। इस घटना का मुख्य कारण वो महिला थी। अगर उसका उस व्यक्ति से अवैध संबंध न होता तो ये घटना भी न घटती। हालांकि किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हर समस्या का एक समाधान होता है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हर अपराध का परिणाम हमेशा गलत होता है और उसके लिए सजा अवश्य भुगतनी पड़ती है। सर, आपकी बात में कुछ हद तक सच्चाई है कि समाज में गलत कार्यों के कारण सबको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है।
लेकिन किसी भी घटना की पूरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर डालना सही नहीं है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। इरशाद खान जी ने कमेंट किया है, मुझे पहली बार कोई कहानी सुनकर गुस्सा आया है। दुनिया में इतने घटिया इंसान भी होते हैं। सर, सच में कभी कभी कुछ बातें सुनकर विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की बुराई देखकर भी खुद अच्छे बने रहें। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जगदीश प्रसाद जी ने कमेंट किया है, कठोर सजा दी जानी चाहिए। अपराधियों को कोई डर नहीं होता क्योंकि सजा ठीक से नहीं दी जाती। सर, बिल्कुल सही कहा। जब तक सजा सख्त और निष्पक्ष नहीं होगी, अपराधियों को डर नहीं लगेगा। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे श्याम बहादुर गुप्ता जी, आशु लस्कर जी, जहीर डॉन जी, जफर खान जी, समीनाज जी, गणेश सौद जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।